गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने तटस्थ वक्र की विशेषताएं शुरू की थी और पहली विशेषता देखी थी तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है में हमने ये देखा था कि ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा समान रूप से बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का हमें त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक तटस्थ वक्र पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। तो इसी वो स्थिति तभी संभव है जबकि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक हो। फिर हमने देखा था कि तटस्थ वक्र का ढाल धनात्मक क्यों नहीं हो सकता। धनात्मक इसलिए नहीं हो सकता कि धनात्मक ढाल में दोनों वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा, जो तटस्थ वक्र का की विशेषता नहीं है। इसी तरह तटस्थ वक्र का ढाल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस और वर्टिकल टू एक्स एक्सिस भी नहीं हो सकता। फिर ये हमने पिछली क्लास में देखा तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसकी दूसरी विशेषता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है तटस्थ वक्र। तो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर क्यों होता है? हम तटस्थ वक्र बनाएंगे। y एक्सिस पर हमने y वस्तु ली है और x एक्सिस पर हमने x वस्तु ली है। ये हमारा तटस्थ वक्र है। ये शेप जो है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसका मतलब है कि हम x की मात्रा में अगर समान वृद्धि करते हैं तो y का त्याग क्रमशः कम होता जाता है। ये देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये y का त्याग है जो कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे x की मात्रा वो बढ़ाता है वैसे वैसे उसको y छोड़ना पड़ता है, और जब वो y छोड़ता है तो हर अगली इकाई के लिए, हर अगली x की इकाई के लिए वो तुलनात्मक रूप से y कम छोड़ेगा। इसलिए ये तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अगर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होता है तो दूसरी स्थिति है कॉनकेव टू द ओरिजिन। तटस्थ वक्र अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो वो कॉनकेव होगा। ये स्लोप कॉनकेव कहलाता है, मूल बिंदु के नतोदर। मूल बिंदु क्या है? ये यहां आपने y वस्तु ली, इधर x वस्तु लेंगे। ये आपका तटस्थ वक्र है। अब इसमें x की समान मात्रा के लिए आप देखो y का त्याग कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ये पहला त्याग इतना, दूसरा त्याग इतना, और अगर x की और मात्रा बढ़ाओ तो तीसरा त्याग इतना। तो त्याग घटने की जगह बढ़ रहा है एक अतिरिक्त x की समान इकाई के लिए। कैसे? x पहले वो कंज्यूम कर रहा था OX, तो y की मात्रा कर रहा था OY, फिर OY1, OY2। तो x की मात्रा OX जब वो यूज कर रहा था तो y कर रहा था OY। x की मात्रा OX1 कर दी तो y की मात्रा घटकर OY1 हो गई। x की मात्रा अगर वो OX1 से OX2 करता है तो y हो गई OY2। तो आप देखो वो जो y का त्याग है वो जो इधर कम होता जा रहा है इधर बढ़ता जाएगा। इसमें y का त्याग कम हो रहा है और इसमें बढ़ रहा है। तो ये तटस्थ वक्र के इसमें तटस्थ वक्र का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि y का त्याग बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। तो हम कहेंगे तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए, नतोदर नहीं होना चाहिए। तटस्थ वक्र की तीसरी विशेषता है दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। सिंपल है ये भी। देखो आप y वस्तु ली, y एक्सिस पर, x एक्सिस पर x वस्तु ली। एक इंटरफेरेंस कर्व ये है IC1
और एक इंडिफरेंस कर ये है IC2। यहाँ काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और A पॉइंट IC1 पर है और C पॉइंट IC2 पर है। देखो एक तटस्थ वक्र आपका ये IC1, इस पर कौन कौन से दो बिंदु है जो समान संतुष्टि दे रहे हैं? A बिंदु तटस्थ वक्र IC1 पर है और B बिंदु तटस्थ वक्र IC1 पर है। तो IC1 पर दो बिंदु कौन से हैं? A इजिकल टू B। A इजिकल टू B हमने क्यों कहा है कि जो संतुष्टि हमने कहा ना कि एक इंडिफरेंस कर IC1 के पर जितने भी बिंदु हैं उस पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। तो IC1 पर A बिंदु भी है और B बिंदु है, दोनों पर संतुष्टि का स्तर समान है। IC2 पर कौन कौन से बिंदु हैं? B, एक तो B है और एक C है। तो A इजिकल टू B और B इजिकल टू C। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? A इजिकल टू C। A तो IC1 पर है, C IC2 पर है, तो A इजिकल टू C नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पर A पर संतुष्टि कम है, C पर संतुष्टि ज्यादा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। क्लियर है ये चीज? एक बार और समझ लीजिए। IC1 पर दो बिंदु हैं A और B। हम कहते हैं कि एक तटस्थ वक्र के दोनों बिंदु संतुष्टि का समान स्तर देते हैं, तो A इजिकल टू B कर दिया। IC2 पर दो बिंदु हैं, ये आपके IC2 है, एक तो है B और एक है C, तो B इजिकल टू C हो गया। अगर A इजिकल टू B और B इजिकल टू C है तो A इजिकल टू C होना चाहिए, जो नहीं है क्योंकि A IC1 पर है और C IC2 पर है। तो क्या हो गया? A इज लेस देन C। C ज्यादा है, अधिक संतुष्टि दे रहा है, A कम संतुष्टि दे रहा है। तो दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। अगली विशेषता है तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दो वस्तुओं के संदर्भ में हर इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता की वरीयता अधिक हो सकती, भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये IC2, ये IC3। इन तीनों इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता की वरीयता अलग अलग है। इसमें वो जो x की इकाइयां हैं वो अलग तरह से इस्तेमाल कर रहा है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर अलग है, इसमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर अलग होगी। निकालनी पड़ेगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, इसमें भी गिर रही है, IC1 पे भी गिर रही है, IC2 पे भी गिर रही है, IC3 पर भी गिर रही है, लेकिन गिरने की स्थितियां अलग अलग है क्योंकि तीनों इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता की वरीयता अलग अलग होती है वस्तु के संदर्भ में। तो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। और पांचवी विशेषता है तटस्थ वक्र ऊंचा तटस्थ वक्र हायर इंडिफरेंस कर्व, ऊंचा इंडिफरेंस कर्व अधिक संतुष्टि को बताता है। ये तो क्लियर ही है। निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये इंडिफरेंस कर्व IC2। ऊंचा इंडिफरेंस कर्व संतुष्टि के ऊंचे स्तर को क्यों बताता है? क्योंकि ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर x और y वस्तु की मात्रा दोनों अधिक होती है। यहाँ देखो आप, ऊंचे पर आप जाओगे तो x भी ज्यादा है, y भी ज्यादा है, और ऊंचे पर जाओगे तो x भी ज्यादा है,
और y भी ज़्यादा है, दोनों वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व शोज द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। IC3 पर संतुष्टि ज़्यादा है, IC1 पर सबसे कम है। तो ये है इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं। 5 विशेषताएं होती है, मैंने आपको बताई। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, और ऊंचा इंडिफरेंस कर्व ऊंचे संतुष्टि के स्तर को बताता है। तो ये आपकी तटस्थ वक्र की विशेषताएं होगी। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।